हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आपका जब ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में न्यूक्लियोसोम का मॉडल डिस्कस कर लिया था, तो अब हम स्टार्ट करेंगे आरएनए। आरएनए में सबसे पहले हम एमआरएनए की बात करेंगे। आपको जैसे कि बताना चाहेंगे कि एमआरएनए के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, मान लीजिए कि ये एक सेल है, राइट, और इस सेल में ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है। न्यूक्लियस वाले पार्ट में ये क्रोमैटिन थ्रेड्स पाई जा रही हैं। ये जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं, ये आपका जो क्रोमैटिन थ्रेड्स है, ये आपका एक बेसिकली डीएनए के सीक्वेंस को कैरी कर रही हैं। तो जो डीएनए का सीक्वेंस है, राइट, उसी के कुछ पार्ट से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक डीएनए है, तो हम डीएनए के इस सीक्वेंस के पास में कोड है आपका प्रोटीन बनाने के लिए, राइट। तो अगर इस सीक्वेंस के पास जो है कोड है प्रोटीन बनाने के लिए, तो इतने ही सीक्वेंस का एमआरएनए बनेगा, राइट। तो डीएनए के कुछ पार्ट का, कुछ जीन का जो है पार्टिसिपेशन होगा, किसके लिए? एमआरएनए के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे न्यूक्लियस में ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है, ये क्या करेगा? इसका कुछ हिस्सा पार्टिसिपेट करेगा आपका एमआरएनए के फॉर्मेशन के लिए। तो न्यूक्लियस में ही आपका क्या होगा? यहाँ से एमआरएनए बनेगा, और जब एमआरएनए बन जाएगा तो बनने के बाद ये एमआरएनए बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में, और साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में ये होगा फंक्शनल, राइट। मतलब एमआरएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है न्यूक्लियस में, लेकिन एमआरएनए जो फंक्शनल होता है, अपना रोल प्ले करता है, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, वो कहाँ करता है? साइटोप्लाज्म में करता है। सेंट्रल डोग्मा की अगर हम बात करें तो सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा में एक्चुअल में जो डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, और जो एमआरएनए होता है वो बनाता है आपका प्रोटीन, राइट। तो डीएनए से जो एमआरएनए बना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जो कि अभी हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन, राइट। तो ये जो एमआरएनए है यहाँ पे बन रहा है, डीएनए से एमआरएनए जो बन के निकल रहा है, वो एक्चुअल में सेंट्रल डोग्मा का ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का पार्ट होता है। ओके, तो एमआरएनए बेसिकली यहाँ पे पार्टिसिपेशन करता है, किसके लिए? प्रोटीन के सीक्वेंस को कैरी करता है, और प्रोटीन का सीक्वेंस जो कैरी कर रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि प्रोटीन को बनाएगा। ओके तो आपने यहाँ पे देख लिया कि न्यूक्लियस में बना एमआरएनए, और एमआरएनए बाहर आके होता है फंक्शनल। अब डीएनए में अगर हम बात करें तो डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। सपोज ये दो स्ट्रैंड हमने बनाई, ये हमारी हम अगर बात करें तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है, और ये वाली स्ट्रैंड है हमारी, ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम के। ओके, क्लियर? हमने यहाँ पे क्या बोला कि डीएनए की दो स्ट्रैंड है, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम की है, और एक 3 प्राइम से 5 प्राइम की है। तो जो डीएनए में यहाँ पे हम बात करें 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली, ठीक है, ये हमारी आपकी स्ट्रैंड कहलाती है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये होगी आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो जो एमआरएनए बनता है, ये दोनों को जो आपके जो स्ट्रैंड है पार्टिसिपेट नहीं करती हैं एमआरएनए के बनाने में। एमआरएनए के बनाने में जो स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करती है वो होती है 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली, और इसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इसका मतलब जो डीएनए से एमआरएनए बनेगा वो कौन सी स्ट्रैंड से बनेगा? 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के पास में ये हमने कुछ कोड्स बता दिए, ये क्या है? ये हमारे कुछ कोड्स है, ठीक है, ये हमारे कोड है, ये जीन्स है। अब ये जो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, तो इसी का जो है कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा कौन? एमआरएनए। इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा तो चारगॉफ रूल के हिसाब से ये आपकी आरएनए की स्ट्रैंड तैयार हो रही है।
जब आरएनए की स्ट्रैंड तैयार हो रही है तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए में थाइमिन, मगर बन कौन रहा है, आरएनए बन रहा है, तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन बनेगा, यूरेसिल। थाइमिन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन, साइटोसिन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन, ग्वानिन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन, ग्वानिन यहाँ पे बनाया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन, और साइटोसिन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन। यानी कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो सीक्वेंस को कैरी कर रहा है उसी सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री तैयार होगा आपका आरएनए, यानी कि यही फर्दर जाके आपका जो बनेगा एमआरएनए। ओके, इनिशियली क्या होता है, ये आपका जो प्री एमआरएनए होता है, यानी कि प्राइमरी आरएनए होता है। अभी ये जो है आपका पूरा कंप्लीट एमआरएनए नहीं बनता है, यानी कि जब न्यूक्लियस में आपका जो क्रोमैटिन थ्रेड के डीएनए से यहाँ पे जो आरएनए बना है वो अभी कंप्लीट एमआरएनए नहीं है, एमआरएनए बनने में अभी उसमें कुछ कमियां हैं, ठीक है, राइट। तो इनिशियली जो आरएनए बनता है उसे हम क्या कहेंगे, प्री आरएनए या प्री एमआरएनए या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका बन के तैयार हो गया, लेकिन अभी हम ये कह रहे हैं कि ये एमआरएनए नहीं है, अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस होना बाकी है, राइट। तो अब वो क्या क्या चेंजेस होंगे हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, ये जो एमआरएनए जो बना, एमआरएनए का इनिशियल पार्ट बना, यानी कि प्री एमआरएनए बना, ये प्री एमआरएनए अभी कंप्लीट एमआरएनए नहीं है। इसमें क्या होता है, सपोज ये हमने बनाया प्री एमआरएनए या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या प्राइमरी आरएनए, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज, कॉम्प्लीमेंट्री तैयार हो रहा था किसका, 3 प्राइम से 5 प्राइम का कॉम्प्लीमेंट्री था, तो एमआरएनए जो बनेगा वो क्या बनेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ वाला बनेगा, है ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है तो जस्ट उसका अपोजिट स्टैंड होगी ना, राइट। तो ये जो आपकी जो प्री एमआरएनए बन रही है वो क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली स्टैंड बनी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ना कुछ कोड्स देखोगे, कोड्स यहाँ पे कोड्स मिलेंगे आपको। सपोज ये हमने यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, पार्टीशन कर दे रहे हैं, और पार्टीशन में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोड्स दिखा दे रहे हैं इस तरीके से, राइट। अब देखिए, यहाँ पे हमने कुछ ब्लैंक से दिखाया है, कुछ ब्लू से दिखाया है, और ये जो प्री एमआरएनए कोड कैरी करता है उस कोड को हम कहते हैं एक्सॉन और इंट्रॉन, राइट, एक्सॉन और इंट्रॉन। तो ये जो ब्लैंक वाला है, सपोज ये हमने बनाया इंट्रॉन, और जो ब्लू लाइन से बनाया है ये कौन है, एक्सॉन, क्लियर, ये कौन है, एक्सॉन। अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में या प्राइमरी आपका एमआरएनए या फिर प्री एमआरएनए में जो एक्सॉन पार्ट होता है ये कोडिंग पार्ट होता है, मतलब कोडिंग सीक्वेंस कैरी कर रहा है, ठीक है, मतलब इसके पास में कोड है किसके लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए। और जो दूसरा इंट्रॉन है ये नॉन कोडिंग पार्ट है, इसका मतलब इसके पास में ऐसा कोई कोड नहीं है जो आपका प्रोटीन का बनाने में रोल प्ले करे। इज इट क्लियर? फिर से बता रहे हैं कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है या प्री एमआरएनए होता है, ठीक है, इसके पास में जो कोड होता है, 2 तरीके के कोड होते हैं, एक एक्सॉन होता है, एक इंट्रॉन होता है। एक्सॉन जो होता है वो कोडिंग सीक्वेंस कैरी करता है, मतलब इसके पास में कोड है प्रोटीन को बनाने के लिए, और जो इंट्रॉन है ये नॉन कोडिंग पार्ट है, इसके पास में कोई भी सीक्वेंस नहीं है प्रोटीन को बनाने के लिए, मतलब यूजलेस कोड्स है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो होगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, इसका होगा स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि इसको पीसेस में कट किया जाता है, किसको, एक्सॉन इंट्रॉन को पीसेस में कट किया जाता है, और कट करने के बाद में जितने भी इंट्रॉन है यानी कि नॉन कोडिंग पार्ट है उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे ऐसे दिखा दे रहे हैं कि ये पीसेस में कट हो गया सपोज, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया है, एक स्प्लाइसिंग करा दी, ठीक है, और प्लस रिमूव करवा दिया हमने इंट्रॉन। हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, अच्छा 4 हमने बनाए हैं तो हम 4 ही बनाते हैं, एक्सॉन हमने यहाँ पे 4 दिखाए हैं तो 4 ही हम बनाते हैं। तो क्या हो गया, स्प्लाइसिंग में क्या हुआ, स्प्लाइसिंग में हमारा जितने भी इंट्रॉन हैं, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड। तो स्प्लाइसिंग के थ्रू क्या होगा, जो इंट्रॉन्स होंगे
वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और इंट्रॉन और एक्सॉन क्या होंगे, ये कट होंगे, अलग अलग होंगे, पहले सेपरेट होगा, सेपरेट होने के बाद में फिर जो है सारे इंट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्प्लाइसिंग कहेंगे, राइट। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास स्प्लाइसिंग में सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट बचा, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन वाला पार्ट बचा, यानी कि कोडिंग पार्ट बचा। अब ये जो कोडिंग पार्ट है आप देख रहे हो फ्रेगमेंट्स में नजर आ रहे हैं ना, तो इनको तो जोड़ना होगा ना, अगर जोड़ना होगा तो कोई ना कोई एंजाइम तो लगेगा। अब वो एंजाइम कौन होगा, वो एंजाइम आएगा डीएनए लाइगेज। अब ध्यान रखिएगा जहां भी हम डीएनए लाइगेज की बात करेंगे तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, ज्वाइन करता है, किसी भी चीज को ज्वाइन करने का काम करता है। जितने भी फ्रेगमेंट्स होंगे उन सबको ज्वाइन करने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज, ठीक है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में भी हम डीएनए लाइगेज का बार बार यूज करेंगे, हम इस चैप्टर में भी बार बार यूज करेंगे। तो डीएनए लाइगेज जहां भी आ जाए, आंख बंद करके आप सोच लेना वो क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जितने भी इंट्रॉन थे ये सारे आपके हो गए, जुड़ गए, ये सब जुड़ गए। अब जब ये जुड़ गए तो हमारा ये कोडिंग पार्ट हो गया तैयार, ये पूरा कोडिंग पार्ट तैयार हो गया। लेकिन अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा अभी एमआरएनए नहीं है, अभी इसका नाम है एचएनआरएनए, और एचएनआरएनए का पूरा नाम होता है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, राइट, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। अभी यानी कि हमारा एमआरएनए नहीं बना, एमआरएनए अगर नहीं बना तो फिर अब कैसे बनेगा। अब क्या होता है कि जो एचएनआरएनए हमारा बन के तैयार हुआ, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे होगा इसकी कैपिंग और टेलिंग। नेक्स्ट में क्या होगा, कैपिंग एंड टेलिंग। और कैपिंग में क्या होता है, यहाँ पे हमने ये बना दिया है, ये बनाया हुआ है हमने कैप, ये क्या है, कैप है, और ये जो लास्ट में हमने बनाई है ये है टेल, ठीक है। मतलब कैपिंग और टेलिंग हम यहाँ पे करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, कैपिंग और टेलिंग। अब कैपिंग और टेलिंग में होता क्या है, कैपिंग में क्या होता है, ये हमने जो है ये जो स्ट्रक्चर बनाया है यूकैरियोटिक का एमआरएनए बनाया है हमने यहाँ पे। अब यूकैरियोटिक के हम एमआरएनए की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये किसका स्ट्रक्चर है, यूकैरियोटिक एमआरएनए का स्ट्रक्चर है। अब यूकैरियोटिक एमआरएनए में एचएनआरएनए बनने के बाद कैपिंग और टेलिंग हो रही है। तो कैपिंग में क्या होगा, मिथाइलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होगा 5 प्राइम पे, मिथाइलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कैपिंग में कौन ऐड हो गया, मिथाइलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जब आके ऐड हो जाता है 5 प्राइम पे तो हो जाती है इसकी कैपिंग। अब टेलिंग में कौन ऐड होता है, टेल किसकी लगती है, जो टेल लगती है पॉली ए टेल होती है। मतलब पॉली ए टेल मतलब एडेनिन के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ए मतलब एडेनिन। अब ये जो एडेनिन के बहुत सारे जो है ग्रुप है, मतलब एडेनिन होंगे, वो कितने होंगे, 200 से 300 एडेनिन, लगभग कितने, 200 से 300 जो एडेनिन होंगे वो टेलिंग करेंगे आके। तो 200 से 300 यहाँ पे एडेनिन अटैच हो गए, अब ये हो गई टेलिंग। तो पॉली ए टेल मतलब, पॉली मतलब मल्टीपल, ए मतलब एडेनिन, तो मल्टीपल एडेनिन आके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेल अटैच कर रहे हैं। तो ये टेलिंग कहाँ पे हो रही है, 3 प्राइम एंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैपिंग और टेलिंग जब हो गई तो ये कंप्लीट हमारा बन गया यूकैरियोट का एमआरएनए। अब यूकैरियोट के एमआरएनए में हमारे क्या क्या सीक्वेंस पाए जाते हैं, कैपिंग के बाद में एक सीक्वेंस पाया जाता है, टेलिंग के पहले एक सीक्वेंस पाया जाता है, और ये दोनों ही जो सीक्वेंस है ये नॉन कोडिंग है, मतलब इनका कोई भी रोल प्ले नहीं है आपका किसके लिए, प्रोटीन को बनाने में। टेलिंग से पहले नॉन कोडिंग रीजन होता है और कैपिंग के बाद में नॉन कोडिंग रीजन होता है, जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता है किसी भी प्रोटीन को बनाने में। इसके अलावा कैपिंग के बाद, नॉन कोडिंग रीजन के बाद में, नॉन कोडिंग रीजन के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन पाया जाता है, और स्टार्ट कोडॉन एक ही है, आप एयूजी, एयूजी क्या है, ये एक तरीके का स्टार्ट कोडॉन है, और ये स्टार्ट कोडॉन आपका क्या करता है, यहां से शुरुआत होती है स्टार्ट कोडॉन से प्रोटीन के सिंथेसिस की। जब आपको जो है ट्रांसलेशन बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि स्टार्ट कोडॉन कैसे स्टार्ट कर रहा है। तो एयूजी
और GUG, ये दो हमारे स्टार्ट कोडॉन है। ओके, और टेलिंग के पहले नॉन कोडिंग रीजन और उससे पहले हमारा स्टॉप कोडॉन पाया जाता है। स्टॉप कोडॉन, देखिए कोई भी चीज सीक्वेंस है, ठीक है, अब मान लीजिए प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस कंटिन्यू होती जा रही है, होती जा रही है, कोई तो आके रोके, तो कौन रोकेगा? स्टॉप कोडॉन रोकेंगे, राइट। तो यहाँ पे स्टॉप कोडॉन mRNA पे पाए जाएंगे। और वो स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं? 3 आपके स्टॉप कोडॉन यहाँ पे होते हैं। UAA या तो होगा, UAG होगा, या फिर UGA होगा। ये 3 स्टॉप कोडॉन है। तो mRNA पे स्टॉप कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन दोनों पाया जाएगा। और मिडिल में एक जो है सीक्वेंस पाया जाता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। और ये स्ट्रक्चरल जीन क्या है? ये कोडिंग सीक्वेंस है। स्ट्रक्चरल जीन ये क्या है? कोडिंग सीक्वेंस है। मतलब इसके पास में कोड है किसको बनाने के लिए? प्रोटीन को बनाने के लिए, क्योंकि जो mRNA होता है वो कैरी करता है सीक्वेंस प्रोटीन को बनाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यूकैरियोटिक mRNA में कैपिंग होती है, टेलिंग होती है। कैपिंग, टेलिंग से पहले नॉन कोडिंग रीजन पाया जाता है, कैपिंग के बाद में नॉन कोडिंग रीजन पाया जाता है, और स्टार्ट कोडॉन इनिशियली होते हैं, और एंड में आपका टेलिंग से पहले, नॉन कोडिंग रीजन से पहले स्टॉप कोडॉन पाए जाएंगे। और बीच में हमारा एक कोड पाया जाता है जो कि होता है किसके लिए? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। यानी कि यहीं पर कोड पाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान के तौर पे मान लीजिए कि AGUAGUUAGU, ये हमने कोड बना दिया। तो ये कोड किसके लिए है? ये कोड है आपका प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। ये किसके लिए हमने बनाया है? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए बनाया है। 2 और कोड हम ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड किया है ये हम आपको जेनेटिक कोडॉन में बताएंगे कि क्यों, राइट। तो ये आपका कोडिंग सीक्वेंस है, ये कोड कैरी कर रहा है किसके लिए? प्रोटीन को बनाने के लिए। अब यही अगर हम स्ट्रक्चर, ये तो हमने यूकैरियोट का देख लिया। अब अगर प्रोकैरियोट में हम बात करें, किसकी? प्रोकैरियोटिक mRNA की, तो प्रोकैरियोटिक mRNA में भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर पाया जाएगा। वो क्या स्ट्रक्चर है? देखिए, प्रोकैरियोटिक mRNA का थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है, एक स्टार्टिंग 5 प्राइम से 3 प्राइम का ये भी सीक्वेंस होता है, बट स्टार्टिंग में यहाँ पे जो है कैपिंग नहीं, यहाँ पे लीडर बोर्ड पाया जाता है, या लीडर सीक्वेंस पाया जाता है, और एंड में एक टेलर या फिर नॉन कोडिंग सीक्वेंस पाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो लीडर सीक्वेंस है, यहाँ पे एक राइबोसोम को अटैच करने के लिए साइट पाई जाती है जिसे हम राइबोसोम बाइंडिंग साइट कहते हैं। यहाँ पे भी राइबोसोम बाइंडिंग साइट के बाद में स्टार्ट कोडॉन पाया जाता है। सेम यहाँ पे भी आपका स्टॉप कोडॉन पाया जाता है, और मिड में पाया जाता है कोडिंग सीक्वेंस या फिर स्ट्रक्चरल जीन, इसे हम कह सकते हैं कोडिंग सीक्वेंस या फिर स्ट्रक्चरल जीन। मतलब आपने क्या देखा कि जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट का mRNA, उसमें कोई भी आपका कैपिंग और टेलिंग टाइप में कुछ नहीं पाया जाता। एक सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक mRNA का, राइट। तो आई होप आपको ये जो mRNA का स्ट्रक्चर है ये प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। ओके, देखिए, और इसके बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे, हम किसके बारे में? हम डिस्कशन करेंगे tRNA के स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, और tRNA के बाद में फिर हम सेंट्रल डोग्मा स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज इस चैनल से कनेक्टेड रहिए, चक ट्यूटोरियल को मत छोड़िए, और यहाँ पे आपको जो है और भी डिटेल्स मिलती रहेंगी। तो आज के लिए मैं लेक्चर को यहीं पर जो है अपना रिलीज कर रही हूँ, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।